स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 10 को कंप्लीट कर चुके हैं, जो यूनिट 3 के अंदर इंक्लूड हो रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11। और चैप्टर 11 क्या है? रेस्पिरेशंस। देखिए, सभी चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अपन ने पीछे वाला चैप्टर 10 का चैप्टर किया था, फोटोसिंथेसिस का किया था। तो फोटोसिंथेसिस जो थी उसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा था? कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट बन रहा था। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रोडक्ट बना है, इस कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बो ऑर्गेनिक फूड या कार्बोनिक फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिक फूड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड्स प्रोड्यूस ऑफ वाटर एंड द एनर्जी। दिस इज नॉन एज द रेस्पिरेशन। इसी को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसको बैलेंस करना हो तो ये बैलेंस हो जाती है। देखिए ये क्या हो जाती है? बैलेंस, यानी सबके आगे क्या लगा दो? 6 लगा दो तो क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। अब ध्यान, जब आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देनी हो तो रेस्पिरेशन में क्या होगा? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन involve the oxidations of organic food to release CO2, H2O and the energy. Energy is the form of the AT. किसकी फॉर्म में आ रही है? जिसको अपन किलो कैलोरी में नोट करते हैं। कितनी आएगी? 686 किलो कैलोरी। 686 कितनी आएगी? किलो कैलोरी। इसके अंदर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो डेफिनेशंस क्या? बात समझ में आ गई ना सभी के कि रेस्पिरेशन का मतलब ही ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब रेस्पिरेशन की जब अपन डेफिनेशन करते हैं तो अपन बताते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए केटाबोलिक प्रोसेस। केटाबोलिक प्रोसेस। अब केटाबोलिक प्रोसेस का क्या मीन्स हुआ? कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंपलेस्ट या एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केटाबोलिक। तो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तब इसको क्या बोलते हैं? केटाबोलिक। तो रेस्पिरेशन इज ए केटाबोलिक प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक फूड ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज CO2, water and the energy is known as the respiration. The process of the respirations. अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होगा? The process of the respirations, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्योंकि अपन ये तो पता है इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऑक्सीजन जो होगी वो यूज में आएगी, है ना? रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यूज ऑफ द ऑक्सीजन, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। देखो ऐसे ही तो हो रहा है इस प्रोसेस में। देखिए ये जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से क्या निकल रही है? CO2 रिलीज हो रही है, यूज ऑक्सीजन यूज में आ रही है, और साथ में जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। potential energy convert into the kinetic energy in the process of the respirations। और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है ये एक मेन प्रोसेस होती है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। इसमें ऑक्सीजन यूज, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ध्यान में रखना रेस्पिरेशन में प्लांट और एनिमल्स दोनों में ऑक्सीजन तो यूज में आती है और CO2 क्या होती है? रिलीज होती है। जैसे देखिए अपन पीछे वाले चैप्टर के अंदर एक फोटो रेस्पिरेशन करके आए थे। क्या स्टडी करके आए थे? यानी फोटो रेस्पिरेशन है रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ द लाइट बट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल रेस्पिरेशन, बिकॉज in the normal respiration to release the energy, but in the photo respiration not produce the energy. It is additional respirations to the photo respiration is additional respiration, है ना? in the, not produce the
energy in the photo respiration but produce the energy in normal respiration. और फोटो रेस्पिरेशन कौन कौन से ऑर्गन्स में होता है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा. कौन कौन से ऑर्गन? माइट्रोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है. कहाँ कहाँ होता है फोटो रेस्पिरेशन? माइट्रोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम्स और क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में. ठीक है, लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेशन तो अपने सभी सेल्स में होता है, इसीलिए उसको सेलुलर रेस्पिरेशंस भी बोलते हैं. सेलुलर रेस्पिरेशंस भी बोला जाएगा. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये फूड हुआ है इस फूड को फ्लोएम के थ्रू प्लांट्स के सभी पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है और वहां पर प्लांट्स जो ऑक्सीजन होगी वो तो फूड का वो क्या कर देगी? ऑक्सीडेशन कर देगी. चलिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, टॉपिक लेंगे अपन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. सबस्ट्रेट्स का मीन्स वो सबस्टेंस जिनका ऑक्सीडेशन होगा. दो सबस्टेंस आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन is known as the respiratory substrates. Respiratory substrates, those substances are involved. Those substances are involved. Those substances are carbohydrates. Those substances are carbohydrates, fat, then the proteins. Carbohydrates are the primary respiratory substrate. First respiratory substrate, carbohydrates. The primary respiratory carbohydrate means hexose sugar are the first. Hexose sugars कौन सी होती है? इसमें C6H12O6. इसका मीन्स मोनोसैकेराइड्स. हेक्सोज का मीन्स क्या हो जाएगा कि मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, तो मेन क्या होता है? ग्लूकोज ही होता है. प्राइमरी यानी कार्बोहाइड्रेट में भी कौन होता है? ग्लूकोज होता है प्राइमरी, क्योंकि ये इजिली से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और फास्टली से एनर्जी प्रोड्यूस करता है. अब फैट इज द सेकंड. ठीक है, एंड द प्रोटीन इज द थर्ड रेस्पिरेटरी सबस्टेंस. अब प्रोटीन किस समय होगा? जब अब फास्ट की कंडीशन, किसी ने फास्ट कर रखा हो, यानी फास्ट करते हैं ना, व्रत वगैरह करते हैं, इसमें खाना नहीं खाते हैं, या फिर कोई भी पर्सन उसको लंबे समय तक खाना नहीं मिला है, जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं भूख मरी है ना, उस समय ऑक्सीडेशन किसका होगा? प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है. बाकी प्रोटीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है. ये प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है ना, बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का काम करता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, इसीलिए अपने वो फंक्शन परफॉर्म कर देता है. इसका ऑक्सीडेशन उस कंडीशन में होगा जब लंबे समय तक अपन को खाना नहीं मिला हो. तो फर्स्ट यानी आपसे पूछे कि फास्ट कर रहा है कोई पर्सन, तो उसके अंदर कौन से सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होगा? तो व्रत वगैरह करते हैं, फास्ट करते हैं, तो उसमें प्रोटीन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. चलिए अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन का क्या मीन्स हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. एंड द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन. प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. अब ये तो पी से पी कनेक्ट हो गया. प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन का रेस्पिरेशन हो गया, बट फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा. आप ऐसे ध्यान में रखिएगा, एक तो कार्बोहाइड्रेट है, एक फैट है. फैट हेवी होती है. ठीक है, जो हेवी होता है वो फ्लोट नहीं कर सकता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? लाइटर होता है. तो जो लाइटर होता है वो फ्लोट कर लेता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशंस बोलते हैं. दिस रेस्पिरेशंस एक्सप्लेन बाय द scientist is the Blackman scientist. The floating and the protoplasmic respiration explained by the Blackman. Floating respiration means oxidation of the carbohydrates, and the protoplasmic respiration is the oxidations of the proteins.
चलिए, सबस्ट्रेट, प्राइमरी सबस्ट्रेट इज द कार्बोहाइड्रेट, हेक्सोज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशंस. टाइप्स आर द टू. आप सब जानते हो रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इजीली से कर लोगे आप लोग. फर्स्ट इज द, कौन कौन से होंगे अब बताइए? एरोबिक एंड द सेकेंड इज द एनएरोबिक. एरोबिक एंड एनएरोबिक. फर्स्ट अपन बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशंस की. एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन्स. द रेस्पिरेशन presence of the oxygens is known as the aerobic respiration. The respiration absence of the oxygens is known as the anaerobic respiration. क्लियर हो गई इतनी बात आपके? चलिए अब बात करते हैं अपन एरोबिक रेस्पिरेशन. ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग सेल्स या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. जबकि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होगा ये ओनली सम फंजाई, बैक्टीरिया, जर्मिनेटेड सीड. ठीक है, किस किस में होता है ये ध्यान में रखिएगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं. सम फंजाई, बैक्टीरिया, जर्मिनेटेड सीड, storage food of seed and the succulent, some succulent plants. some succulent, सभी नहीं, ठीक है, इसके एग्जांपल ध्यान रख लो. सॉरी, some succulent fruit कर सकते हैं अपन, प्लांट्स की जगह फ्रूट वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा. succulent fruit. अभी इसके आपके तरीके बताऊंगी मैं, आप देखिएगा सुलेंट फ्रूट कैसे आया जब अपन प्रोडक्ट बनाएंगे तो. ठीक है, ये इन टेम्परेरी फॉर्म के अंदर बताएंगे, अस्थायी रूप से ना, इन स्टेबल फॉर्म से फंजाई, बैक्टीरिया, जर्मिनेटेड सीड, स्टोरेज फूड और सुलेंट फ्रूट के अंदर क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. फिर अपन बात करते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा. भाई जैसे अपन अभी कुछ समय पहले ही करके C6H12O6 इसके साथ में अगर अपन ऑक्सीजन दे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी. ये बनेगा ना. ठीक है, इधर आइए. ऑक्सीजन की अब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा. क्या बनेगा? एल्कोहल या कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल बनते या फिर कार्बोनिक एसिड बनते CO2 प्लस H2O. CO2 प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी. ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा आपकी इतनी बात. चलिए तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है? तो एल्कोहल एंड कार्बोनिक एसिड प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनती. याद रख लोगे ना. एनारोबिक का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, जबकि एरोबिक का लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? CO2, H2O और एनर्जी होती है. ड्यूरिंग द एरोबिक कंडीशंस मोर एनर्जी रिलीज या मोर एनर्जी प्रोड्यूस then the anaerobic, less energy produced comparison to the aerobic. During the oxidation of the glucose, 1 molecules of glucose, oxidation 1 molecules of glucose release 38 ATP. ये ध्यान में रखोगे. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं? 38 ATP बनते हैं. इन एंड द एनारोबिक टू फॉर्म द 2 ATP. यहाँ कितने बनेंगे? 2 ATP बनेंगे. यहाँ कितने बनते हैं? 38 ATP बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से. देन द हेयर टू प्रोड्यूस द 2 ATP. चलिए नेक्स्ट, द एरोबिक रेस्पिरेशन नॉर्मली प्रेजेंट इन द
नॉर्मली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पाया जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जबकि एनारोबिक वाली कंडीशन है ये हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है। तो एरोबिक की साइट क्या है? साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। देन द एनारोबिक की साइट क्या हो जाएगी? साइटोप्लाज्म हो जाएगी। ठीक है। एनारोबिक कंडीशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनारोबिक में इनकम्प्लीट क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। लास्ट प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये डिफरेंस है किसमें? ऑक्सीडेट। अब देखिए एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखिए ये 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें लगानी नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एथेनॉल यानी मीन्स एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये बनेगा ना। ठीक है, अब इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, यानी इसमें लेस एनर्जी रिलीज हो रही है। एल्कोहल कार्बोनिक जो एसिड है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इसीलिए इसको इंटरमोलिक्यूलर रेस्पिरेशन बोलते। क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, इंटरमोलिक्यूलर रेस्पिरेशन किसको बोला जाता है? एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही बोलते हैं। एग्जाम्पल सम फंजाई, बैक्टीरिया, है ना। एग्जाम्पल्स क्या? सम फंजाई, बैक्टीरिया, जर्मिनेटेड सीड, ठीक है, सुलेंट, या फिर फ्लेसी फ्रूट्स, वो भी अनस्टेबल फॉर्म में। क्या? ठीक है, यानी कि जो फ्रूट वगैरह होते हैं ना इनके अंदर तो अनस्टेबल फॉर्म के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जबकि सम फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर ये क्या होता है? रेगुलर फॉर्म में होता है। तो बैक्टीरिया और सम फंजाई और बैक्टीरिया में तो रेगुलर फॉर्म में हो गया। सीड्स है, फ्रूट्स है, इनमें क्या हो गया? अनस्टेबल फॉर्म में हो जाते हैं, यानी कभी कभी। चलिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो थे डिफरेंस। अब अपन बात करते हैं इन दोनों के बिटवीन में रिलेशंस क्या है। किसके बिटवीन में? एरोबिक एंड एनएरोबिक के बिटवीन में रिलेशंस। तो देखिए रिलेशन के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज लेते हैं कि ग्लूकोज होगा, दोनों में काम आएगा ना ग्लूकोज। तो चलिए अब ये जो ग्लूकोज होगा, ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की अब्सेंस हो चाहे प्रेजेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो होगा वो पायरिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स पायरिक एसिड के बन रहे। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब ग्लूकोज टूट गया। क्या हो गया? ग्लाइकोलाइसिस हो गया। इसका मीन्स जो ग्लूकोज होगा उसका क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर हो गई बात आपकी कि कोई दिक्कत नहीं? या फिर देखिए मैं इसको यहाँ बना दूं ताकि आगे आराम से चला जाए। ये देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं दिखाई दे तो आपको सुनाई दे रहा है। ग्लूकोज वर्ड बोला है मैंने, और ग्लूकोज से मैंने क्या बना दिया? पायरिक एसिड बना दिया। पायरिक एसिड, ठीक है, बना दिया पायरिक एसिड। ये जो ग्लूकोज से पायरिक एसिड बना है इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये बात अपन ने की थी ना, एनारोबिक कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि एरोबिक साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। क्लियर हुआ? तो एरोबिक एनारोबिक दोनों में पायरिक एसिड बन गया। अब ये पायरिक जो एसिड होगा इसको अपन क्या करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किसको? पायरिक एसिड को। अगर ऑक्सीजन अब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपको पता ही है, एल्कोहल प्लस CO2 प्लस ATP, और वो भी कम बनेगी ATP। ठीक है, कितनी बनेगी ATP? लगभग 56 के लगभग बनेगी किलो कैलोरी। 56 किलो कैलोरी के लगभग बनती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होगी तो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले तो बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम्स। क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम। पहले क्या माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या बना दे अपन, एसिटाइल कोएंजाइम। फिर एसिटाइल कोएंजाइम से ये एंटर कर लेगा क्रेब्स साइकिल्स, जो अपन आगे स्टडी करेंगे। और जो क्रेब्स साइकिल होगी, क्रेब्स साइकिल के अंदर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी बन जाएगी। तो ये कंडीशन कहाँ आएगी, ये कहाँ आएगी कंडीशंस, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगी। क्लियर हो गया कि पायरिक एसिड अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट सेल्स हो गया। क्या किसमें एग्जाम्पल किसमें कर देंगे अपन, ईस्ट सेल्स में इसका एग्जाम्पल कर देते हैं। क्लियर है, अगर ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगी, CO2 H2 और एनर्जी बन जाएगी। अब यहाँ आइए, अगर ऑक्सीजन कम है, लेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अब लेस ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका एग्जांपल अपन खुद से ले लेते हैं। जैसे एक बार ये छोड़ देते टॉपिक, खुद पे आ जाते। अपन हेवी एक्सरसाइज करते हैं ना, रेगुलर अगर अपन वॉकिंग पे जा रहे हैं, हेवी कर रहे हैं, तो अपनी जो मसल्स होते से यहाँ पर है ना, अपनी जो मसल्स होती है इसमें क्या, आर्म्स में क्या लगता है, पेन होने लगता है। अब ये पेन क्यों हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या मिल रही है, कम मिल रही है। क्योंकि अपन हेवी काम कर रहे हैं, हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन अब एक कंप्लीट मिल नहीं रही है, तो वहाँ ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, ऑक्सीजन है लेकिन कम है, तब अपनी मसल्स में क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो अपनी मसल्स के अंदर जो पेन होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है। तो ये क्या था, रिलेशंस था किसमें, रोबिक एनारोबिक और रोबिक रेस्पिरेशन में। चलिए अब उसके बाद में अपन मेन टॉपिक लेते हैं। टॉपिक क्या बनेगा, साइट ऑफ रेस्पिरेशन। साइट ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था, क्लोरोप्लास्ट था ना, तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा, रेस्पिरेशन एरोबिक की बात करेंगे, एनारोबिक की नहीं कर रहे, एक बार एरोबिक। तो साइट ऑफ क्या बन जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए सब यानी कि ऑल यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की जो साइट है वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसमें क्रेब्स साइकिल्स और ETS जो आगे अपन स्टडी करेंगे वो क्या होंगे, कंप्लीट होंगे रेस्पिरेशन के लिए। अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर्स की, तो आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से की हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। यहाँ मैं रफली एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर क्लियर हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। क्या होता है, mitochondria is a double membrane organelles. The membrane are formed by the lipoprotein and lipid plus protein. The outer membrane is the smooth but the inner membrane enfolded in the inner sides. The enfolded form is known as the cristae. Enfolded form is known as the cristae. The in space of the cristae is known as the cristae space, और क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, इनर क्रिस्टी स्पेस। चलिए फिर उसके बाद में स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स इज नॉन एज द पेरी स्पेस। ठीक है, पेरी मेम्ब्रेन स्पेस। Inner membrane folded the cristae. Many particles present on the cristae is known as the oxysomes and the F1 particles. Oxysomes and the F1 particles. यानी क्रिस्टी पे जो पार्टिकल्स है वो कौन से हो गए, F1 पार्टिकल्स हो गए।
या फिर इनिशियल पार्टिकल्स बोल देंगे। ये जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशंस होता है, ध्यान में रखिएगा। ये कौन से पार्टिकल्स है? F1 पार्टिकल्स है। ऑन द F1 पार्टिकल्स टू प्रोड्यूस द F1 पार्टिकल्स फॉर्मेशन ऑन द एटीपी। F1 पार्टिकल्स पे किसका फॉर्मेशन होगा? एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इनर साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द मैट्रिक्स। इनर फॉर्म ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द मैट्रिक्स, ठीक है। इन द मैट्रिक्स इज द फ्लूइड, सेमी फ्लूइड प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। मैट्रिक्स किसका बना है? फ्लूइड यानी कि लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रोटीन्स का बनता है, ठीक है। इनर साइड ऑफ द मैट्रिक्स present the related respiratory enzymes like as the NAD, जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होंगे, NAD, NADD, ठीक है। NAD है ये, NAD निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइफॉस्फेट, ADP, ADP का क्या हो गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स and with the ribosomes, RNA and DNA. Ribosomes, RNA, DNA. राइबोसोम्स कौन सा होगा? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर और साथ में क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स को लेके कहाँ जाएंगे? इनर मेम्ब्रेन पे जाएंगे, और इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इज प्रोड्यूस द एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कोइंस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल्स बोलते हैं। एनर्जी फॉर्म ऑफ द एनर्जी कोइंस का ये फॉर्मेशन करता है। क्लियर होगी इतनी बात माइटोकॉन्ड्रिया की? अब देखिए आगे अपन स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे रेस्पिरेशंस की, तो वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS। कौन कौन सी स्टेप आएगी? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS। ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म में, ये आपको पता है, अभी अपन थोड़ी देर पहले पायरिक एसिड बना के आए थे। क्रेब्स साइकिल कहाँ होगी? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैट्रिक्स है ना, यहाँ क्या होगी? क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होगी। ETS कहाँ होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। नाम देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ETS कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ कंप्लीट होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सभी स्टेप की अपन 1 बाय 1 क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। आज का आपका जो क्वेश्चन है वो नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका रहेगा प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, which substance is known as the primary respiratory substrate. Second, which respirations is known as the intramolecular respiration? Which respiration is known as the intramolecular respiration? ये 2 क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको विद द नेम देने, लापरवाही ना करें आंसर देने में, क्योंकि आप जितना आंसर दोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है, वरना ऐसे हमारे पास में कोई वे नहीं है जिससे हम ये बता सके कि आपके टॉपिक समझ में, कि क्लास में तो मैं आपसे पूछ लूँ कि बेटा टॉपिक समझ में आ गया क्या, तो इसीलिए आप इनके आंसर देते हो तो मुझे लगता है कि आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा।